नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। व्यू टैब भी नहीं खुल रहा है। शिवशरण सिप्रा, क्या हाल चाल है? रीस्टार्ट करें? हमसे ज्यादा तो आप ही लोग जानते हैं। एक्चुअली सारी चीजें करने से ही नहीं आती, कुछ कुछ देखने और सुनने से भी आती। रोज आप लोग इसको देख रहे हैं। रीस्टार्ट करने में कितना झंझट है जानते हो? बहुत ज्यादा। नहीं होगा तो नहीं होगा। कल का पॉलिटी टेस्ट बहुत सरल था ना? बहुत सरल था ना? सारे क्यों नहीं सही हुए? अच्छा, जो गलत हो गए वही कठिन थे। यही सच्चाई है। जो आपके सही हो जाए वो सरल, कठिन हो या सरल हो, और जो आपके गलत हो जाए वो कठिन। बहुत बढ़िया। यानी कि सरल कठिन वैक्तिक संकल्पना है। ये निर्भर करती है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग वैरी करती है। हाँ, ये आज का जो पेपर है इसके अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर बेस्ड करने वाले हैं। हाँ, तो पूछा जाएगा। टैक्स का कौन सा पूछ लिया जाएगा? बजट में जो जारी किया जाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जो टैक्स होता है। अब उसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा? मैं एक क्वेश्चन बना दूं कि कितने स्लैब है, उसके बाद फिर हाँ। और इतने भयंकर भयंकर आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कवर तो करना ही पड़ेगा ना। भाई हमने थोड़ी ना बनाया है, ये तो गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया है उसके आधार पर हमने एमसीक्यू बनवा दिया है। तो क्या किया जाए? अब इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये हिंदी का सिलेबस थोड़ी ना कि 6 टॉपिक है बस, उसी में से 6 आने हैं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जीएस में बहुत ज्यादा दिक्कत है ना? हाँ, बोरिंग भी है, रटना भी है, कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। तो इसमें हम करें क्या? मजबूरी। पहला प्रश्न है कि वर्तमान मूल्यों पर कुल जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 14 में। 14 क्या होता है? हाँ हाँ, ठीक है, तब सही है सही है। नहीं, हम वो 24 के चक्कर में सोचे, ऐसा तो नहीं कि 24 की जगह 14 लिख दिया। ठीक है। 50.6%, यानी 50.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में लगभग कितने प्रतिशत हो गया? ये तुलना ही ऐसे की गई। और ये तुलना क्यों की जा रही है? 14 में मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी, है ना? तो कांग्रेस, अब देखो बजट भी कैसे जारी हो रहा है पार्टी के हिसाब से, कि कांग्रेस के समय कैसा था, हमने क्या तीर मारी, है ना? तो 14 से 25 में इन्होंने तुलना की है। तो 50.6%, 50.6% से बढ़कर कितना हो गया? इतना तगड़ा तीर मारा कि पूरा 4.4% बढ़ गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, दो तीन चीजें बेसिक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं आएगी तो बता दूंगा। बजट क्या होता है? व्हाट इज बजट? और सटीक सिद्धनाथ। हाँ, फिर से रुको। यस, ये आर्थिक लेखा जोखा होता है। हाँ, अब वो
कब किया जाएगा, तो कुछ समय लेना पड़ेगा, तो उसको 1 साल ले लिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कब शुरू होता है, 31 मार्च के बीच में, यानी कि पहले दिन ही मूर्ख बनाओ होता है फाइनेंस के संबंध में, है ना, कि 100 रुपया आएगा तो 10 रुपया मिलेगा पहले दिन से। अरे आगे आने दो, जो बात हो रही है उसी पे कंसंट्रेट रखो। और एक शब्द होता है आर्थिक सर्वेक्षण। तो बजट होता है आगामी वर्ष का, जैसे बजट पेश होगा, तो बजट किसका होगा, आगे आने वाले का, कि अगले साल मैं ये काम करूंगा या करूंगी, या ये काम होना है, तो इसके लिए बजट होगा। और आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो बीते हुए वर्ष का होता है, कि ये हमने किया, साल भर में क्या किया, तो उसका क्या, कितना मद में कहा कितना पैसा खर्च हुआ। बजट शब्द जो आप कह रहे हो संविधान में कहीं नहीं है उसमें। हाँ, एनुअल फाइनेंशियल क्या, आगे लेखा जोखा ही शब्द तो है। हाँ, आर्थिक वित्तीय विवरण शब्द यूज हुआ है। आर्टिकल कौन सा है, 112। तो कोई आपसे पूछे बजट किस आर्टिकल में है, नहीं है, किसी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन बजट की जगह ये दिया हुआ है, ये 112 में है। तो ये बात कहाँ कही जाएगी, जरा आप ये गेस करिए, ये कहाँ का डेटा होगा, बजट का कि आर्थिक सर्वेक्षण का। वेरी गुड, क्योंकि पुराने का इसमें तुलना करके, और फिर जो हो चुका है इस साल में भी उससे तुलना करके निकाला जा रहा है। ठीक है, कितने लोगों को पता है जीवीए के बारे में, जीवीए नहीं पता है, बताओ खुशबू, जीवीए क्या होता है, कोई बताओ भाई, जीवीए क्या होता है, जीवीए। सही तो है, यही होता है ना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, उतने व्यापक पैमाने पे यूज नहीं हो पाया, है ना। ये 2015-16 में, उसमें यूपीएससी का मेंस देना था, इतना पढ़ा गया था इसको, इतना पढ़ा गया था, इकोनॉमी की क्लास में 50% लेक्चर इसी के हुए थे, पढ़ाए पढ़े हैं, उसमें एक को क्वेश्चन नहीं आया। जीडीपी की जगह जीवीए लाया गया था, हाँ लाया गया था। और एक मजे की बात बताऊं, हम लोगों ने खूब पढ़ा उसको, जीएसटी को, जीएसटी के कुछ भी नहीं छोड़ा, अनुच्छेद के अनुच्छेद, और 200 और फलाना 43, और ये जितना था सब पढ़ डाला, जितनी शक्तियां जितना सब। और यूपीएससी ने क्वेश्चन जानते हो क्या पूछा, जीएसटी किस तिथि से लागू हुआ, यूपीएससी ने इसको पूछा था, है ना। दूसरी एक परीक्षा में पूछा, जीएसटी किसको रिप्लेस करके आया है, वैट को रिप्लेस करके, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स को रिप्लेस करके। तो यूपीएससी भी खिलवाड़ करता रहता है। ठीक है, चलो, कुछ क्लासेस आज हम लोग बात हो रही थी। हाँ ठीक है, उसको हम बता देंगे, थोड़ा सा और डिटेल में उसको बताएंगे। फिलहाल फुल फॉर्म जान लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि कुछ क्लासेस आप लोगों की, जैसे अभी एक प्रस्ताव ये रखा गया है सिद्धनाथ की तरफ से, हम लोग ऑफिस में बैठे थे, कि जब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो प्रोग्राम चल रहा है, तो इसी में जिसका कोई वादा हमने नहीं किया था, वो चीजें कई बार, वादा न की गई चीजें ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो हम लोग कुछ क्लास करेंगे, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसको करते हैं, तो उसमें ये सारे हम सारी चीजें ये वहां पे बता देंगे। क्या आ रहा है 2 बार, सरकारी ब्लॉकचेन एसोसिएशन, अभी अभी 2 बार आ रहा है। ये सरकारी ब्लॉकचेन एसोसिएशन क्या है, सिप्रा, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट 2 बार शो हो रहा है, किसके किसके सब पे कमेंट 2 बार शो हो रहा है, देख रहा हूं मैं, सारे लोगों पे 2 बार शो हो रहा है। एक बार उसको वो करिए, ऐप क्लोज करिए, और उसके बाद में फिर से वो करिए। हमारे में तो नहीं हो रहा है।
और किसके में हो रहा है सिप्रा के अलावा? ठीक है, चलिए उसको एक बार बंद करके बोला। तो ये क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। इतना मैं बताया दे रहा हूं कि इससे नापा क्या जाता है। जो भी आपकी इकोनॉमी है, यानी कि जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में हम साल भर का जो भी हिसाब किताब लगाते हैं, क्या होता है उसमें? वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं, दो मेन कैटेगरी होती है ना। इन्हीं में सब कुछ समाहित हो जाएगा। जैसे अगर आपने ये पेन खरीदा, 2800 रुपए की मिली, तो ये वस्तु हो गई, उसका मूल्य हो गया, और हम जो दे रहे हैं वो सेवा है। ऐसी कोई भी चीज, अब वस्तु और सेवा, तो साल भर की वस्तुओं और सेवाओं का ये मूल्य होता है। इतना बस आप जान लीजिए। और यही आप जीडीपी में भी करते हैं, है ना, यही जीडीपी में भी करते हैं। जीबी हो गया सही। दो बार ही है बट सर आप पढ़ाइए। एक बार ऐप को क्लोज करिए पूरा, उसको फिर ऐसे साइड वाला बटन यहाँ पे क्लिक करिए, ये ऐसे, और ये जितनी एप्लीकेशन ऐसे ओपन होती है ना, तो इनको ऐसे क्या करिए, बंद कर दीजिए, और फिर से ऐप को ओपन करिए, बस नहीं आएगा। मतलब पता चले एक सिप्रा का क्लोन भी पड़ रहा है साथ में, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतनी बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत के सेवा निर्यात में लगभग 70% का योगदान दिया। एक सवाल बहुत सामान्य सा आपसे पूछा जाता है कि निर्यात में सबसे ज्यादा कौन सी मद होती है? यहीं से उसका उत्तर निकल आएगा। सबसे बड़ी मद क्या हो जाएगी? सेवा निर्यात ही होगी। और सेवा निर्यात में भी पूछ लिया जाए तो कंप्यूटर सेवा और व्यावसायिक सेवा। सही है। वित्त वर्ष जो ये वाला है 24-25 की बात ये होती है, जब 25 लिखा होता है तो बाद वाला लिखा होता है 24-25। अप्रैल से सितंबर में सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह बीमा सेवाओं में प्राप्त हुआ। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र का स्थान रहा। अब यहां से 4 सवाल आपके, 3 सवाल तो डायरेक्टली तैयार हो गए, 4 सवाल तैयार हो गए कि निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान सेवा का, सेवा में सबसे ज्यादा किसका? इसका। एफडीआई में सबसे ज्यादा क्या? बीमा, और बीमा के बाद वित्तीय। तो ये दोनों बातें सही हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य यही होता है कि आप चीजों को रिकॉल कर पाए, पढ़ पाए। अगला जो प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से, अब यहाँ पे देखिए क्या है, असत्य स्टेटमेंट, असत्य कथन। सर्वेक्षण के अनुसार भारत 23-24 में वैश्विक स्तर पर ताजे अंगूरों का अग्रणी निर्यातक है? बिल्कुल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और मिजोरम ने अंगूर के उत्पादन में अग्रणी स्थान हासिल किया, अग्रणी राज्य हैं। ये भी सही है। पूछ रहा है असत्य, तो हो जाएगा ये डी। दोनों असत्य है ना, तो ये क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अंगूर उत्पादक प्रमुख अंगूर उत्पादक राज्य कौन कौन से इनमें से हैं, तो ये आप बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है, तो मिजोरम को आप बताएंगे। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रखिए। ये सब रट बहुत नहीं पाएंगे, लेकिन ये इतना रखिए कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अंगूर कहाँ होता है, तो मिजोरम में होता है। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, और इसमें देखो अंगूर की बात की गई है, सेब की नहीं की गई है। सेब पे है कोई प्रश्न? तो नहीं की गई। तो आप सोचेंगे कि अंगूर क्यों पूछा जा रहा है, तो अंगूर इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि अंगूर की बात इसके अंतर्गत की गई है। सारे फलों की थोड़ी की गई है, आम की नहीं की गई है ना। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम ही है, पक्का। पशुधन क्षेत्र ने कुल जीबीए में 5.5% का प्रतिनिधित्व किया। भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में 29.7% की वृद्धि देखी गई। महज फैक्ट है, और दोनों बातें ये सही है। अब जितना जीवीए रहा है ना, ग्रास वैल्यू एडेड जितना भी रहा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल मूल्य, मूल्य वर्धित, है ना। वो क्या बोलते हैं इसको? जीवीए को हिंदी में देखो क्या बोलते हैं, याद ही नहीं आ रहा है। संवर्धन ही बोलते हैं, सकल मूल्य वर्धन, है ना, वर्धित, वर्धित बोलते हैं, सकल मूल्य वर्धित।
अजीब सा नाम भी था, नहीं चला ठीक है ना, कुछ नाम है बहुत बुरे बुरे होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें 5.5% का पशुधन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है। अगर 100 रुपए है तो उसमें से 5 रुपए 50 पैसे क्या है, पशुधन। और समुद्री खाद्य निर्यात में ये वृद्धि हुई है, इतना योगदान नहीं है, इतनी वृद्धि देखी गई है। समुद्री खाद्य में क्या आता है, मछली, झींगा, केकड़ा, है ना, सीप, उसको भी ऐसे खोल के भी चाट जाते हैं लोग ना। इंसान मतलब पता नहीं क्या क्या खा जाता है। आप वहां जाओगे तो उसमें जैसे केकड़े घुमा करते हैं तो लोग चूज करते हैं, केकड़े पकड़ पकड़ के वो लोग ऐसे डलिया में डाल देते हैं, तो कहते हैं मुझे वो वाला बहुत पसंद है ना, सी फूड जिसको बोलते हैं। जैसे गए आप तट के किनारे तो वहां पे सी फूड सी आपको फट से वो बगल में फ्राई पैन में रखे हैं, केकड़े को उठाए, उसमें डाले, वो छटपटा रहा है, उसके टांग सांग नोचे, तो बढ़िया से उसको टमाटो सॉस वॉस डाल के रख दिया, रखो उनके आगे, जगो। अब वो चर्र चर्र उसकी हड्डी नोच के खा रहे हैं, है ना, केकड़ा। तो और केकड़ा, मैंने पूछा केकड़ा खाने वालों से क्यों पसंद है, कहीं कुड़कुड़ा बहुत होता है, इसलिए नहीं खाते हैं कि ओमेगा 3 ज्यादा पाया जाता है। स्वास्थ्य वास्थ्य का कोई मामला उसमें नहीं है ना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, उसको नोच रहे हैं सब नाल। ठीक है, तो ये दोनों, कुछ भी वही खाना चाहिए ना, थोड़ा बहुत कुछ तो यार रखो। ठीक है, तो दोनों सही है ना। क्या दिया, केवल 2 दिया, नहीं, गलत सलत आंसर मिला लेते हो, गलत मिला लेते। एक क्वेश्चन और गया, इनका वही केवल 2 मारे होंगे, तो इनको केवल 2 ही दिखाई देगा। ये अभी पहला दिन है पेपर देने का, कल ये दोनों पे आएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये है क्या है, 6.4%, है ना, 4%। ठीक है, एक अनुमान और लगाया गया था कि 6.3 से 6.8 के बीच में रहेगी, है ना। हाँ, वास्तविक जीडीपी में आगे क्या होगी 2026 में, इसके बीच में रहेगी। अब जब और नजदीक आएगा तब सटीक लगाएंगे इसी के बीच में कि क्या रहेगी, तो 26 में ये रहेगी। अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, पूरा घंटा लग जाएगा। हाँ, किसमें, इकोनॉमी में, देखो इकोनॉमी का कोई निश्चित नहीं है, 2022 या कब का पेपर है, 19 का शायद पेपर है, मुझे सन नहीं याद आ रहा है। इकोनॉमी के लगभग आ गए थे, मान के चलो 30 के लगभग सवाल, लेकिन सामान्यतः 10 के आसपास सवाल ही आते हैं, और उसमें आधे करंट अफेयर के रहते हैं, आधे कॉन्सेप्ट के रहते हैं। बताएंगे बाद में उसको, किसी दिन हम सब समझा देंगे, इतना आसान नहीं है, फिर इसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे पेपर। तो इकोनॉमी पे बहुत यकीन करके मत चलिए, इसीलिए मैं कहता हूं कभी कोर सब्जेक्ट में इकोनॉमी को मत रखो। 10 से लेके वैरी कर जाता है कहां तक, 30 तक, कभी कभी 6-7 सवाल, है ना। एक पूछेगा रेलवे ने इस बार एक अपनी आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई, उसका नाम बताओ, है ना। रेपो रेट, अब रेपो रेट पूछ ही नहीं रहा, एक समय था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, है ना, कैश रिजर्व रेशियो कितना है, रेपो रेट कितना है, 6.5 6.75, ये सब रट लो, 2-4 सवाल हो जाते थे। अब पूछ ही नहीं रहा है। अब तो मतलब सब, एक चीज और है, पहले पहले बजट आता था तो क्लियर कट सब दिखता था, अब बजट में कुछ दिखता ही नहीं है। बजट में आपको देख ही नहीं सकते क्या हुआ, बस खाली वो टैक्स कितना बढ़ा कितना घटा, तो हम क्वेश्चन कहां से बना दें, हम उसे बनाते हैं। पहले बजट आता था इतने क्वेश्चन हो जाते थे, बजट पढ़ते रहो 50 क्वेश्चन बड़ी फ्रेश बनते थे, अब ये नहीं बन पाते हैं। ठंडा लग रहा है, ठीक है ना। अरे वो मुझे ज्यादा प्यार कर रहा है, मैंने पेमेंट किया है, तो वो मुझे, देखो आर्थिक युग है, आर्थिक युग है, तो वो बस रुक। हाँ, और हम क्या करें, बस ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते, उसको हम बता देंगे किसी दिन, अच्छे समझा देंगे। जीडीपी में कितने निकाला कैसे जाता है, ये तो इस पे तो एक पैनल बिठाना पड़ेगा नया, लेकिन बता देंगे। सामान्य सा होता है साल भर का, चलो बता ही देते हैं, साल भर का जितना खर्चा है
और जितना आय हुई उसी का अंतर ही है सब मामला। अब उसमें फिर बहुत सारी चीजें घटाई जाएंगी, बहुत सारी चीजें जोड़ी जाएंगी, और ये साल भर में कहाँ आए, तो भारत का क्षेत्र, अब भारत का क्षेत्र क्या, अब उसमें कहीं पता चला कि दूतावास है तो वो शामिल किया जाएगा भारत के क्षेत्र में। अमेरिका में मान लो दूतावास हमारा है, अब उसमें भी है कि वहां की कंपनी, कोई अमेरिकन बेस्ड कंपनी इंडिया में उत्पादन कर रही है और कोई इंडियन बेस्ड कंपनी अमेरिका में उत्पादन कर रही है। टाटा ने जगुआर को खरीद लिया और जगुआर की यूनिट यहां अगर लगाई है तो, और अगर जगुआर की यूनिट वहीं ब्रिटेन में लगी है तो किसमें जोड़ा जाएगा, किसी दिन हम समझा देंगे सब। इकोनॉमी पे 5-7 क्लास हम सोच रहे हैं ले लेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो जाननी चाहिए आपको। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को, अब ये देखो ये शब्द मिला, पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है ना, ओल्ड वार हॉर्स कहा गया, किस क्षेत्र को कहा गया, किसको, सर्विस को ही कहा गया है। अब ये सवाल बहुत अच्छा है, अब इसको आयोग ना पूछे तो आयोग की गलती है। अब ये मिला ना इस बार तो इसको पूछा जाना चाहिए, लेकिन नहीं पूछता है, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं। अगला जो प्रश्न है, बजट 25-26 के संबंध में सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% पर रखने का लक्ष्य रखा। बजट 25-26 में सरकार ने बजट घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 पर राजकोषीय घाटे को, बजट घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 पर, यहां भी सकल घरेलू, राजकोषीय और दोनों को 4.4, नहीं समझ में आने कुछ नहीं है, समझ में आने तो कुछ है ही नहीं है, ये राजकोषीय है, ये बजट घाटा है। प्रश्न केवल इतना है, दोनों को 4.4 पे रखा है या एक को ही रखा है, बहुत अंतर होता है। बजट घाटा कैसे निकालते हैं, कोई बताइए, और राजकोषीय घाटा, एक बार इसको पढ़ लेता हूँ। हाँ, बोरिंग्स हटा देते हैं तो वो हो जाता है, तो ये फैक्ट देखना पड़ेगा। 25-26 में सरकार ने बजट घाटे के लक्ष्य को, ये बजट घाटे के लक्ष्य को उत्पाद के 4.4% कम करने का लक्ष्य रखा है, और राजकोषीय घाटे को देखना पड़ेगा। बताइए विनीता, बोलिए विनीता जी बताइए। बजट घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% और दोनों सही है, दोनों सही है। कुछ बोलना है आपको, बोलना बोलिए नहीं तो माइक बंद। सुसीमा, क्या हाल चाल है भाई, आप आज अदृश्य शक्ति के तौर पर यहाँ विद्यमान है। अच्छा ठीक, तो ये दोनों की दोनों बातें क्या है, सही है। मुझे कंफ्यूजन था लेकिन ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, ये दोनों बातें सही है, इसको याद रखिएगा। बहुत उलझाओ वास्तव में ये चीज होती है, क्या क्या कोई याद रखे। चलो, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कृषि और संबंधित क्षेत्रों का सकल मूल्य वर्धन वित्त वर्ष 23 तक 30.23% हो गया है। पिछले दशक के दौरान कृषि आय में सालाना 5.23% की वृद्धि हुई है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों का जीवीए में वित्त वर्ष 23 तक इतना योगदान हो गया है। अभी हमने पढ़ा था पशुपालन का ना, तो वो 5.5 था। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर और संबंधित क्षेत्र है, ठीक है, ये कितना है, 30.23, सही है। और पिछले दशक के दौरान कृषि आय में सालाना 5.23% की वृद्धि हुई है, ये भी सही है।
पिछले दशक की बात है, वर्ष नहीं है। 5.23 की वृद्धि हुई है, हाँ दशक में, है ना। हाँ, तो दशक, पूरे दशक में सालाना वृद्धि क्या रही है, यानी कि दशक का निकाल के एवरेज फिर निकाला जाएगा उसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। याद ही देखो इसमें करना है, बहुत ज्यादा और परेशान मत हो, बहुत अवसर आएंगे अभी परेशान होने के। 24-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 23 तक भारत में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर कितने प्रतिशत वार्षिक रही है, कितनी रही है, पक्का। अब इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही दिया है उसमें भी, हाँ, तो उसको कोई बदल नहीं सकता है, सब में यही दिया होगा। ठीक है, कितनी रही है, 5%, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 दिसंबर 2024 के अंत तक देश में कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता 2023 में 180.8 गीगावाट से बढ़कर 209.4 गीगावाट हो गई, यानी इतनी थी। इससे अब अक्षय ऊर्जा क्या होती है, अब ये सब तो आप लोग जानते होंगे। अक्षय ऊर्जा बताओ कोई जिसका अक्षय ना हो, कौन कौन सी ऊर्जा इसमें आएंगी। और टाइडल भी आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, इसमें वो आएगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक आ जाएगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये भी हो जाएगी। तो इनका जो था वो 180.8 गीगावाट था, अब बढ़ के योगदान इतना हो गया है, मतलब ये स्थापित क्षमता है। स्थापित क्षमता क्या होती है, मतलब इतना किया जा सकता है, इतना किया जा रहा है, कोई जरूरी नहीं इतना हो रहा है, इतना किया जा सकता है। नवंबर 2024 तक स्थापित बिजली क्षमता 7.2% से बढ़कर 456.7 गीगावाट हो गई, 7.2% बढ़कर, जितनी भी थी उसमें बढ़ोतरी हुई तो 456.7 गीगावाट हो गई। दोनों बातें सही है, यानी कि हमारे पास इस समय स्थापित बिजली क्षमता कितनी है, 456.4, और इसमें से लगभग ये 40% हुआ ना, हम अच्छे पे पहुंच गए हैं। ये बड़ा अचीवमेंट है। अब जैसे आप ऐसे लिख रहे हो ऊर्जा संसार या अच्छे ऊर्जा की बात कर रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, पर्यावरण की बात कर रहे हो, तो उसमें ये फैक्ट आप डाल सकते हो कि लगभग 40, कोई जरूरी नहीं कि डेटा याद हो, जितनी बिजली की स्थापित क्षमता उसका 40% लगभग हम क्या कर रहे हैं, अच्छे ऊर्जा पे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, शाश्वत विकास की तरफ, पर्यावरण संरक्षण की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जरा एसडीजी हमने याद कराया था, प्रीति बताओ पर्यावरण की बात किस एसडीजी गोल में की गई है। उस दिन तो सब याद था आपको, रिवीजन करके, दोबारा रिवीजन करने का कष्ट आपने नहीं किया होगा, मैं पूर्ण आश्वस्त हूं। बताइए खुशबू, आप तब क्लास में नहीं थी। एसडीजी गोल, सुबह उठ के भगवान के सामने बैठ के धूप वहां जला दिया करो और याद किया करो एसडीजी गोल, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे भगवान, है ना। ओएमजी देखी है ना, है ना, देखी है ना, दोनों देखी है, पहली वाली अच्छी थी, दूसरी वाली बहुत अच्छी नहीं थी। तो उसमें क्या दिखाया है कि अगर आप अपना कर्म सही से करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देता है कि नहीं। वैसे तो भगवान के खिलाफ ही केस था, और वो आके वो रेवेंजर कौन सी बाइक होती है उसको उल्टी दिशा में चला के बचा लेते हैं। तो कोई भी धर्म हो, आप अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं, मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही सब पढ़ा करो बढ़िया से, जब तक एग्जाम है, पास होने के बाद आप जो मन पढ़ो लिखो, कुछ भी नहीं। और सबसे ज्यादा लोग शायर कब बनते हैं, पढ़ाई के दौरान, लेखक कब बनते हैं, पढ़ाई के दौरान, यही दिक्कत है। और आशिक तो पढ़ाई के दौरान बनना ही है। सी वाला ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है, रटने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 2020 में और वित्त वर्ष 25 के बीच में प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों पर सरकारी पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये 38.8% की हुई है। ठीक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, कोई बताएगा, आप बताइए।
हम्म 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 हम्म। इसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? संभव नहीं है ना? यानी कि ये होनी ही चाहिए। जैसे आप उत्पादन कर लेंगे, मार्केट तक कैसे पहुंचेगा? रोड चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सही बात। सारी चीजें ठीक। तो ये 20 से बढ़ के 2019-20 से बढ़ के 2025 में 38.8%, मतलब ये बढ़ा है। इसके बीच में बात हो रही है 5 सालों में। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% से घटकर, मतलब 2024-25 में मुद्रास्फीति घटी है। अब ये केवल आंकड़ों में ही घटी है, बाकी सब कुछ तो महंगा ही हुआ है। खुदरा 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 मुद्रास्फीति, खुदरा माने रिटेल, ठीक है ना? रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो डिक्लाइन हुई है ना? तो ये 4.9% है। कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये आंकड़े एक्चुअली तिमाही जारी किए जाते हैं, तो इसमें बार बार आपको अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट में दिया गया है। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत दूरसंचार, हाँ ये एवरेज ही है, एवरेज है। लेकिन ये मैं ये कह रहा हूं कि हर 3-3 4-4 महीने पे 3 तिमाही आंकड़े आते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि बजट के अनुसार पूछा जाएगा, तब आप ये ठीक करेंगे। भारत दूरसंचार कंप्यूटर, ये स्पेलिंग होती है कंप्यूटर, और सूचना सेवाओं की निर्यात में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला कौन सा? चाइना क्या है? फर्स्ट है, ठीक है। गेहूं उत्पादन में पहला स्थान विश्व स्तर पे चीन का। भारत का? चावल में भारत का दूसरा, है ना? आलू में भी ऐसे ही है, सब ऐसे ही है, सेकंड है। गन्ना में भी, गन्ना में नहीं है। चाइना फर्स्ट हो गया गन्ना में, ब्राजील और भारत के बीच में चलता है, सर्च करो। गन्ना में चाइना कहाँ हो जाएगा? ब्राजील और इंडिया के बीच में ऊपर नीचे होता है। वर्ल्ड वाइड शुगर केन प्रोड्यूस, थर्ड पे ब्राजील, भारत, चीन है। थर्ड पे होने के बावजूद भी ओनली 5%, इंडिया 23% और ब्राजील जो है 38%। ठीक है, ऐसे मतलब दिमाग में ऐसी चीजें मत बिठाइए, ठीक है। एक अच्छा, एक पूछा जाता है अभ्रक उत्पादन। हाँ एस्बेस्टस, नहीं नहीं, आप चुप रहे, आप बताइए। अभ्रक उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन होगा? चाइना होगा। और कहा जाएगा अभ्रक सीड्स, तब इंडिया। सीट यहाँ मिलती हैं, यस, प्रोडक्शन वहां पे ज्यादा है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर, बहुत दिन तक तो आयोग बताता रहा कि चाइना है, और ये क्लियर ही नहीं होता था कि मामला क्या है। तब इसको खोजा गया, तब पता चला कि ये सीड्स का मामला है। ठीक है, काहे में? अरे कहने का मतलब टॉप 2 नहीं है। थाईलैंड के कितने परसेंट है? अरे ये मिलियन टन से कहां पता चलेगा, तब सबका मिलियन टन निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं, ब्राजील, भारत, थाईलैंड, चीन, ठीक है। जो भी हो, शुरू का याद रखिए। नॉर्मली शुरू का ही पूछा जाता है, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि 3 स्थान तो याद ही होने चाहिए। तो थर्ड पे थाईलैंड है, ठीक है। हाँ, सही कह रहे हो सुसर। दुनिया के 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हुए, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं था? 2024 में हुए। भारत में हुए, जापान में हुए, इंडोनेशिया में हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए, जापान में नहीं हुए। भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया में हुए।
जापान में भी लोकतंत्र है, हाँ? रिपब्लिक नहीं है वो, यही पूछने का मतलब था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लोकतंत्र है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, राजा है वहां। जापान में राजा होता है ना, सम्राट होते हैं। अच्छा, जापानी लोग अच्छे होते हैं ना, ज्यादा बवाल वाल में नहीं पड़ते, है ना? यही का लोहा मंगा के स्टील बना के यही भारत वालों को बेच देते हैं। झेला बहुत है भाई। द्वितीय विश्व युद्ध, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त 2005, 1948, 45, सॉरी, डांट दिए तुम। लिटिल बॉय किसको कहा गया था? हिरोशिमा वाले को, और नागासाकी वाले को फैट बॉय। ठीक है, हाँ, क्या कर रही थी आप? हाँ, अरे जरूरत बहुत है लेकिन अब फंस गया बेचारा, क्या करे। 24-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आर्थिक समीक्षा के बारे में। 23-24 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर घटकर 3.2% है। कोई बेरोजगार बचा ही नहीं, इसीलिए वैकेंसी गवर्नमेंट नहीं निकालती है। गवर्नमेंट वैकेंसी क्यों नहीं निकालती, वो आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है। आज से मत कहना अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये दर 17-18 में 6% थी। बताओ, मोदी जी ने इसको जस्ट आधा कर दिया। और क्या, ऐसे थोड़ी ना है। और हो सकता है हम लोगों का जॉब कार्ड बना हो, प्रधान जी पैसा निकाल रहे हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बनाओ, निकाल रहे हो। हम्म, हाँ हाँ, आपकी तो आपको बताया गया ये बात कि आपकी जॉब लग गई है, आप सर्टिफिकेट भी आ गया, बस तनख्वाह छोड़ के बाकी सब कुछ आया था। तो जॉब करने, जॉब में तनख्वाह कहाँ लिखा हुआ है भाई? जॉब तो जॉब है। जैसे आप घर पे एक गिलास पानी किसी को देते हैं तो क्या तनख्वाह लेते हैं? देश आपका, आप उसमें कुछ करेंगे तो क्या तनख्वाह लेंगे? यानी आप अपने देश को अपना मान नहीं रहे हैं। ऐसे भाव रखिए, है? नहीं, अगर हमारा देश है तो हम कुछ भी करेंगे, क्यों लेंगे तनख्वाह? अब आप लोग नौकरी करेंगे, कोई तनख्वाह लेंगे? नहीं लेंगे ना। लिख के दे दीजिए, आज से रहना खाना फ्री है। हमसे अक्सर लोग कहते हैं कि कोर्स बेचने आ गए। अब कोर्स बेच रहे हैं, ये फालतू बातें बताएं, काम की बातें बताएंगे या फालतू, फिर लास्ट में कहेंगे कोर्स खरीदो। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप लोग लिख के दे दीजिए, आधा आधा वेतन का, साल भर का रहना खाना, लिवाइस के पूरे सब कुछ, कपड़े वपड़े सब, पूमा का जूता, है ना, खीर वीर सब बिल्कुल सुबह शाम तक सराबोर खिलाने के बाद चढ़ाएंगे आपके ऊपर, है ना? और उसके बाद में सिलेक्शन आपका हो जाए, आधी तनख्वाह हमारी हो जाए। 100 लोग ऐसे, क्या बढ़िया एक इंडस्ट्री चल रही है। बस भाग जाते हैं, कमेंट डिलीट करके भाग जाते हैं। कैसे रहेंगे? मतलब उनको फीस देने में इतनी दिक्कत होती है क्योंकि 4 लाख से नीचे मेरी फीस नहीं है किसी भी बैच की, बड़ी दिक्कत होती है ना? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 2021 से 2024 तक लगातार सुधार हुआ है। देश को वैश्विक सेवा निर्यात में 7वां सबसे बड़ा हिस्सा हासिल हुआ है। ब्रैकेट में कैपेक्स लिखा हुआ है, ये क्या है? यस, है ना, एक्सपेंडिचर, कैपेक्स इसी का शॉर्ट है। ठीक है, तो दोनों बात सही है। ये 7वां जरूर याद रखना, वैश्विक सेवा निर्यात में, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सुधार हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कहे कि 2021 से 24 तक लगातार तो ठीक है, लेकिन हमेशा सुधार हुआ गलत हो जाएगा। अगर कहते कि 2014 से 24 तक, तो मोदी जी के आने के बाद तो सुधार ही होगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो बहकावे में मत आना, आपको बहुत बहकाया जाएगा। 2024-25 में कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में कितना होने का अनुमान है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 1647.05 लाख मीट्रिक टन, है ना? ये लाख मीट्रिक टन की बात है, LMT। और ये क्वेश्चन आपको हर दूसरे तीसरे साल PCS के पेपर, आरओ के पेपर में मिलेगा। समझना समझाना कुछ है नहीं। खाद्यान्न का
यहाँ खरीफ खाद्यान्न की बात हो रही है। खरीफ में जैसे गेहूं आएगा, नहीं आएगा, धान आएगा। और एक आध का नाम बताओ, गेहूं धान सबको पता है कि खरीफ रबी है ना। सरसों किस में आएगा? रबी में आएगा, है ना। और क्या बताओ, खरीफ की और फसलें बताओ। मक्का किस में आएगा? मक्का तो अब सदाबहार नगमे हो गए, मोहम्मद रफी वाले, कभी भी बजा दो चलेगा, ठीक है। खरीफ, रबी और जायद फसलों को याद कर लेना है। एक सवाल आ जाता है, मुंडी नहीं लाओ गलत होगा तो बताएंगे। आर्थिक समीक्षा 24-25 के संदर्भ में वित्त वर्ष 25 में निम्नलिखित वृद्धि दरों में से कौन सा युग्म असुमेलित है? वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4%, ठीक है। कपास खरीफ में आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घर वाले दाल रोटी देते हैं तो उनके लिए पानी लाना ठीक है, और देश आपका चीन से, पाकिस्तान से रक्षा करता है, उसके बदले में क्या दोगे? आप बताओ। जब जिंदा रहोगे तब तो दाल रोटी खाओगे, इसलिए देश के लिए कुछ भी करना है, पैसा नहीं लेना है, तनख्वाह की अपेक्षा ना करें। अब अगला तर्क आप तैयार करो, तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला तो सही है, 5.9 भी सही है। नहीं, असुमेलित पूछ रहा है। कृषि क्षेत्र 3.8 है, औद्योगिक क्षेत्र यह है, इसमें क्या होगा? 6.4%, ये गलत है, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां वित्त आयोग गठित हुआ था 22 नवंबर 2017 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी प्रदान की थी। एनके सिंह वाला है। अभी है 16वां। कौन है? कौन, क्या नाम है? अरविंद पानगड़िया। ये लोग पान गाड़ दिया करते थे, ठीक है। इसका कार्यकाल है 2020 से 2025। इसका कार्यकाल क्या है? इसके बाद हो जाएगा, 26 से 30 हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी, ये फर्स्ट थे। ये भी पूछ लेता है कभी। मैंने कहा शिवशरण, क्या सुन नहीं पाया हूं? 3 मंथ बाद बाहर सनसेट देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो, अरे छोड़ो वो सब ऐसी बातें थी। गाडगिल फार्मूले की कमियों को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? गाडगिल फार्मूला क्या था? क्या हिस्सा दिया जाए? हाँ, 1991 में प्रणब मुखर्जी, एक प्रश्न और पूछा था, फिर बता रहे हैं। तो प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। ट्रेडिशनल प्रश्न है, बजट और उससे नहीं ले देना। प्रणब मुखर्जी क्या नहीं रहे? क्या नहीं रहे? भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, नहीं रहे। रक्षा मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर प्रणब मुखर्जी। देखो कंफ्यूज हो गए सब लोग, कितनी सामान्य सी बात है। नहीं रहे। रक्षा मंत्री भी नहीं रहे। प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, नहीं उस समय नहीं, वो तो बाद में बनाया गया। जब राजीव गांधी बने थे तब, उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी बने तब, भाई सीनियर लीडर थे ना उसके। तो ये जब कोई नेता के बारे में पढ़ो, जैसे मनमोहन सिंह जी के बारे में आप पढ़ रहे हो, ये क्या रहे? आरबीआई गवर्नर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये रहे हैं क्योंकि पीएम रहे हैं, लेकिन वहां ये नहीं देखा जाता, लिख दिया जाता है
4 दे देगा, फिर कहेगा क्या नहीं रहे हैं या क्या रहे हैं। हाँ पीएम है तो ये पदेन पदेन होते हैं ना ये, तो ये भी रहेंगे। तो इस तरीके से एक बार पूछा गया है इन पे प्रश्न, एक वो नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वाई बी चौहान या करके ऐसे किसी पे एक बार प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में, और पीवाईक्यू में आप देखोगे तो आपको मिलेगा। हाँ तो उन पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब चल पा रहे हैं, शिवशरण की टांग टूट गई थी, अब ये चल पा रहे हैं, बेसिक काम कर ले रहे हैं, लेकिन ये पढ़ते रहे, ये अच्छी बात है। गाडगिल फार्मूले की कमियों को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन, ये हो गया ना, यही तो कर रहे थे। केंद्र से राज्यों को योजनाबद्ध सहायता देने के लिए कौन सा फार्मूला तैयार किया गया, ये वही था गाडगिल फार्मूला। ये गाडगिल कौन थे, गाडगिल कौन थे, वित्त मंत्री थे, नाम बताओ इनका, गाडगिल कौन थे, गाडगिल फार्मूला वही गाडगिल है। हाँ? क्या सर्च किया, सिद्धांत बताओ। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, अनुष्का सुनो, है सी आर गाडगिल, डी आर गाडगिल, हाँ धनंजय रामचंद्रन। हाँ और राज्यों को योजनागत सहायता देने का बात किया है इन्होंने, और ये मामला 1969 में लागू किया था, उसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा इसमें वेटेज किसको दिया गया था, शुरुआत में जनसंख्या को दिया गया था, पॉपुलेशन जहां की जितनी ज्यादा हो। तब इसमें यह हुआ कि होड़ लग जाएगी, हर राज्य अपनी जनसंख्या बढ़ाओ नीति पे विचार करेगा कि ज्यादा हमको पैसा मिले, तब इसका वेटेज फिर कम किया गया, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जब रिपोर्ट आई। ठीक है, चलो अनुष्का जो पूछ रहे थे वहां हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पे पहुंच रहे हैं। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, मतलब उस तरीके की कॉन्सेप्ट, जब राजस्व और राजस्व, तो राजस्व घाटा, काहे राजकोषीय घाटा होगा, जबरदस्ती हो जाएगा, राजस्व व्यय और राजस्व आय है ना, तो वो प्राप्तियां मतलब आय, और व्यय तो उसको राजस्व घाटा, राजकोषीय व्यय राजकोषीय आय तो राजकोषीय घाटा। अब इससे सरल डिफिनेशन तो कोई है नहीं। अत्यधिक राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, निजी और उत्पादन निवेशों के लिए धनराशि की उपलब्धता में कमी आ जाएगी, क्यों, कुछ भी ना बोलो, सोच के बोलो। जैसे अत्यधिक राजकोषीय घाटा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कमाई कम है, तो सर मतलब की रिसोर्सेस कम है ना कंट्री में, और मनी की सप्लाई भी कम है, निजी और उत्पादन निवेशों के लिए धनराशि की उपलब्धता में कमी आ जाएगी, गवर्नमेंट क्यों ले लेगी, अधिक राजकोषीय घाटा हुआ यानी कि गवर्नमेंट ने खर्च ज्यादा किया और कमाया कम, तो निजी और उत्पादक निवेशकों के लिए धनराशि की उपलब्धता में कमी आ जाएगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, भाई बैंक भी कहां से लेंगे, जब गवर्नमेंट देगी तब तो लेंगे, अब जब गवर्नमेंट के पास नहीं तो सबसे पहले वही ले लेगी। सही है, तो ये सही कह रहे हो आप। राजकोषीय घाटा क्या, हाँ ये कह रहे ले लेगी तो हम कह रहे ठीक है, यूपी के ऊपर घाटा होगा कैसे भाई, जहां पे जैसे 5 लोगों को काम करना, 1 लोगों को काम करना था वहां 5 लोग करवा रहे हैं, अब तहसीलदार और ये भी सब भी प्राइवेट रखे जा रहे हैं, है ना,
मुख्यमंत्री उस पे क्यों नहीं रख देते हैं प्राइवेट कंपनी वालों को? मंत्री भी प्राइवेट कंपनी वाले बनाए हैं, तो कहाँ से सब पैसा तो बच ही रहा है। पढ़ा रहे हैं, हाँ, वो टीचर बराबर हो जाता है। दिमाग से चल रहे हैं, गुजराती मॉडल चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना है, ठीक है ना। धनंजय रामचंद्र गाडगिल, जो कि डीआर गाडगिल के नाम से जाने जाते थे, एक भारतीय शास्त्री और भारत योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। गाडगिल योजना के रचयिता थे, जो कि चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता का आधार था। उन्हें महाराष्ट्र में किसानों के सहकारिता आंदोलन के विकास का श्रेय दिया जाता है। सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों और गैर पूंजीगत प्राप्तियों, उधार एवं देयताओं को छोड़कर तथा सरकार के कुल व्यय के बीच अंतर को क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब इसको याद कर लो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं रॉकेट साइंस, सामान्य सा है। सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां और गैर पूंजीगत प्राप्तियां और सरकार के कुल व्यय, उनको घटाया जाएगा उधार और देयताओं को छोड़ के। उधार हम ही लोग नहीं लेते हैं, सरकार के पास उधारी की सबसे बड़ी समस्या है, और ब्याज देना उससे भी बड़ी समस्या है उसकी। कॉर्पोरेट वाले कर एवं अन्य स्रोतों से राजस्व प्राप्त करने तथा उसे विभिन्न मदों पर व्यय करने की नीति क्या कहलाती है? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक फिस्कल होती है और दूसरी मॉनेटरी होती है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट, वेरी गुड, और ये आरबीआई, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। राजस्व व्यय वह सरकारी व्यय है जो अर्थव्यवस्था की सिर्फ चालू आय को भी प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे, और दूसरा है पूंजी खाते का व्यय चालू आय के अतिरिक्त अन्य किसी आय पर प्रभाव नहीं डालता। क्यों नहीं डालेगा? भविष्य की आय पर भी, है ना। फास्ट बहुत नहीं कर पाएंगे ना। आप इसको ऐसे कान में लीड उड लगा लीजिए, अपना सब्जी उधर छौंकिए, उधर का छौंका छन्न से आएगा, इधर मेरी आवाज आएगी, सब्जी भी स्वादिष्ट बनेगी और फैक्ट भी तैयार हो जाएगा। फिर आटा गूंथ रही है, अब जैसे कोई फैक्ट नहीं समझ तो मुझे भी उसी में गूंथ दीजिए कस के, चलता रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बहुत फास्ट नहीं कर सकते, इसका कुछ उद्देश्य है। ये मेरे लिए 75 क्वेश्चन का मतलब 37-38 मिनट की क्लास है मेरे लिए, एक दिन मैंने करके दिखाया था। लेकिन इसे थोड़ा आराम से चलना है, बिल्कुल आराम से, तब इसका उद्देश्य सिद्ध होगा। नहीं तो ये कौन सा इन क्वेश्चंस को करने में, मैंने एक एक घंटे में 200 क्वेश्चन कराए, वीडियो पढ़े मैं भेज दूंगा, देख लेना लिंक, ठीक है ना। पूंजी खाते का व्यय चालू आय के अतिरिक्त अन्य किसी आय पर भी प्रभाव नहीं डालता, तो ये गलत है, पहला सही है, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि की स्थापना की व्यवस्था है? प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, आर्टिकल 256 66, ये भारत की संचित निधि है। स्टेट वाली बताओ। हाँ हाँ, देख लेना इसको। राजस्व खाते में सरकार की कर तथा गैर करीय चारों प्रणालियां शामिल होती हैं, दोनों होती हैं, ठीक, दोनों सही है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आकस्मिक निधि की स्थापना की गई? आ गया ना, 267 है ये, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कंटिजेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए, मतलब इसको रखा गया है आकस्मिक निधि। केंद्र सरकार के समस्त राजस्व लिए गए ऋणों और ऋणों की अदायगी से प्राप्त राशि को मिलाकर
बनती है, क्या बनती है? संचित निधि। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी? संचित निधि। लोक वित्त में केवल सरकार की प्राप्तियां ही शामिल होती हैं। हाँ, क्या होगी? प्राप्ति और व्यय दोनों होंगे भाई। लोक वित्त आप निकाल रहे हो ना, तो आय भी होगा और व्यय भी होगा, दोनों होगा। केंद्र सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय को दो अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया। ये तो सही है ना? वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव किस समिति ने दिया था? कब दिया था? 2002 में। हम्म। यह कर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद होती है ना? जीएसटी काउंसिल होती है। उसका अध्यक्ष कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर जो होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। एक राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर को क्या कहते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन मुझे क्यों रखने पड़े, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। बजट पे और क्वेश्चन थे ही नहीं, बने ही नहीं, कहां से बना है? फालतू बनते। तो इसको सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। ये क्या है? स्टेट जीएसटी है। अब जैसे आप गए वहां खाना खाने गए ठीक ठाक रेस्टोरेंट में, तो वहां कितना लगता है टैक्स? 5% लगता है। हाँ, 2.5 और 2.5 5% ही लगता है। ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या ये सब खरीदे तो 18% है। ठीक है। 28% किस पे है? लग्जरी गुड्स पे। यही कहने का मतलब था। अच्छा, पेट्रोल और डीजल पे कितना है? उस पे वैट लगता है। अभी भी उसमें वैट लगता है। हम्म 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 18%, है ना? पॉपकॉर्न जो होता है, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, ये सारे। ठीक है। और ये जो है, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में स्टेट के पास है। अब एमपी में महंगा है, 10 रुपया महंगा है वहां लगभग। दिल्ली में लगभग 10 रुपया सस्ता है। ठीक है। यूपी बीच में है, ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता है, बीच वाला। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस प्रकार का कर है? सबसे सरल प्रश्न, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। कब लाया गया था? 1 जुलाई 2017 लागू हुआ था। संसद में 17 में ही मार्च में पास हुआ था। ठीक है ना? उद्देश्य क्या था? कराधान में समानता लाना। और इतना ज्यादा टैक्स ले लिया जाता है, वो बहुत ज्यादा लगता है यार। मतलब 1/3 बताओ कुछ खरीदो तो अब होगा ही है? हाँ। उलझी हुई है तो सुलझा दिया उसको इन्होंने, और ज्यादा कठिन कर दिया। अब छोटे छोटे व्यापारी हैं जो, अरे वो सब सिद्धांत की बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें करो आप। कैस्केडिंग इफेक्ट और फलाना, उलझा और सुलझा, क्या फायदा? क्या फायदा है? बताओ। अरे मिलता है तो उसके बदले चुकाना कितना पड़ता है? उससे सस्ता ब्याज और लोग ब्याज पे दे देंगे। मान लो कि वो क्रेडिट अच्छी होती है, जीएसटीएन जिसके पास होता है, जीएसटी से जैसे मान लो कि हमने कुछ यहाँ खरीदा तो उसका क्लेम भी हम कर सकते हैं। वो सारी चीजें तो ठीक है, नहीं छोटे लोगों के लिए कितनी समस्या है। एक वो सीए को हायर करें, वकील जीएसटी वाले, फिर वो साल भर का लेखा जोखा बनाए, बहुत सारी चीजें होती है। छोटे व्यापारी समस्या हो जाती है ना? अब बाकी सब ठीक ही है, गवर्नमेंट जो भी करती है सब ठीक ही है। विश्व में वैट सबसे पहले जर्मनी ने लगाया था।
इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, किसने लगाया था? शायद फ्रांस कोई देश ही नहीं है, या फिर फ्रांस है, या फिर, तो ये फ्रांस ने लगाया था। वैट प्रणाली वस्तुतः बिक्री कर से संबंधित है, फ्रांस ने ही लगाया था। ठीक है। 2003 में एक FRBM आया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था 2003 में, ये पूछा गया है। FRBM एक्ट ये कब आया था? 2003 में, है ना। विजय केलकर की अध्यक्षता में केलकर समिति का गठन भी इसी समय हुआ था कि इसका अनुपालन कैसे हो पाए। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और दूसरा ये सही है, बिक्री कर, यानी कि वैट कहां लगता था और GST कहां लगता है? सब कहीं लग जाता है, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट थी, तो अभी ये बता ही रही थी। कौन सा? GST। जैसे अभी एक ही बार लगता है, कहने का मतलब, है ना। जैसे मान लो गेहूं बेचो, गेहूं खरीदो आप, तो उस पे देना हो, फिर ब्रेड खरीदो, फिर ब्रेड पे देना हो, तो इसके कहने का मतलब है अब हमको ब्रेड पे ही देना है। सब प्रोसेस यही है। लास्ट वाला तो कैस्केडिंग इफेक्ट है, बताया तो था। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। वैट वह कर है जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जोड़ा जाता है, सही है। और वैट कई स्तरों पर मूल्यों के अनुसार लगता है, तो ये मल्टी लेवल पे लग जाता था, है ना। तो ये लगता था कि बहुत ज्यादा, लेकिन लाए तो उसका बाप, इसमें चोरी हो जाती थी, बच जाता था, यहाँ चोरी नहीं हो सकती, इसलिए वो इफेक्ट ज्यादा दिखता है। ठीक है ना, तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। एक उत्पादन के स्तर पर, उपभोग के स्तर पर, क्या शैम्पू में GST लगा रहे हो? आय के रूप में और मजदूरी के रूप में, चार प्रकार थे वैट के, उत्पादन, उपभोग, आय और मजदूरी, सब सब चार स्तर थे। अब ये पूछा नहीं जाएगा ये सब, अब GST का जमाना है। आयात और निर्यात में वस्तुओं पर लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पक्का कस्टम ड्यूटी। कुछ एग्जाम्पल दो। खा लेते हैं गोल्ड, है ना, पेट में भरे रहते हैं, फिर यहाँ आएंगे तब उसको निकालेंगे। कैसे कैसे लोग हैं। अभी कोई एक साउथ की एक्ट्रेस फंसी थी ना, है ना, आपको तो पता होना चाहिए, है ना। एक से एक उदाहरण मिलते हैं, पैसे के लिए इंसान कुछ भी करता है, कुछ भी। शराब, तंबाकू आदि के उत्पादन, बिक्री एवं उपभोग पर लगने वाला, हाँ, आबकारी, एक्साइज, एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, है ना। अब PCS में जोड़ दिया गया ना, है CGL के थ्रू जाते हैं, लोअर PCS से एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं। और अरे ठीक है, होते हैं कि नहीं होते हैं, स्टेट वाइड नहीं माने जाएंगे, मतलब उनकी नौकरी लगेगी तो उनको कोई पावर नहीं रहेगी, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, वर्दी भी नहीं पहनेंगे। अरे होते हैं ना, वो सेंटर वाले होते हैं, और ये जो है, हाँ, SSC में बहुत तगड़ी तगड़ी पोस्ट होती है कुछ, PCS में कुछ ही पोस्ट तो अच्छी हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं, SSC में बहुत सारी पोस्ट है जो बहुत अच्छी है, लेकिन किसी को पता नहीं SSC तैयारी कौन करेगा। हाँ, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट है, और पैन इंडिया उनके भाई वैकेंसी आती है, बेमानी भी अब पैन इंडिया हो रही है, SSC में भी खूब धांधली चल रही है इसमें, खूब तगड़े से। अगला, एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति या कंपनी की आय पर लगने वाला कर, एक व्यक्ति या कंपनी पर लगने वाला, क्या कहेंगे इसको? आयकर कहेंगे, इसमें क्या इनकम टैक्स हो जाएगा, सी वाला।
व्यक्ति या कंपनी पर, किसी व्यक्ति की ही कंपनी है और कंपनी की आय पर लग गया, ठीक है ना। अच्छा, एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, किसे कहते हैं, जाना है क्या? हाँ? अरे इतना घुमा के मत बताओ यार, सिंपल भाषा में बताओ। हाँ, नहीं, संग्राहक नहीं, जिस पर कर लगाया गया और जो देने वाला है वो एक ही है, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जब लगाया किसी पे जाए और दे रहा है ग्राहक जाके, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। उदाहरण चाहिए। जैसे मान लो आपने एसी खरीदी, तो ये क्या है, क्योंकि दुकान वाला नहीं भरेगा, दुकान वाला हमसे ले लेगा, ले लेगा कि नहीं लेगा। और दूसरा डायरेक्ट का बताओ, इनकम टैक्स, वो हम ही पे लगाया गया है, तो हम ही भरेंगे जब रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राजा चिलैया समिति ने राजा चिलैया समिति किससे संबंधित है? पक्का? बी। हाँ, बहुत बार पूछा गया है। इसके नीचे इतने झौवा भरे एग्जाम का नाम लिखा रहता है ना, इतना ज्यादा। हाँ, डायरेक्ट चिल करो, बहुत बढ़िया, इसको याद रखना है, डायरेक्ट चिल करो, बहुत अच्छा, चिल करो। राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष कर में शामिल है, क्या क्या शामिल है? राज्य उत्पादन कर शामिल है, मनोरंजन कर और विद्युत कर, सभी शामिल है। राज्य सरकारों का इनडायरेक्ट टैक्स लगाया कंपनियों पे जाता है, पे आप करते हैं। अब तो प्राइवेट प्लेयर ही सब आ गए हैं, अब यहाँ रिलायंस वगैरह सब चल रहे हैं। स्मार्ट मीटर प्रीपेड हमारे यहाँ लगा हुआ है। पहले रिचार्ज करो और फिर यूज करो, पैसा खत्म। बस ये करते हैं, रात में नहीं काटते हैं, माइनस में चला जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर एसी चलाया हो 2-2-3 दिन, तो रात में भी पता चला सुबह होते होते कट। उसका लिमिट है, 400 रुपए 500 रुपए माइनस जाता है, इससे ज्यादा नहीं माइनस जाएगा। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या है? केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर। अब इनकी प्रीति की प्रॉपर्टी बता, आरओ बन गई, अब इन्होंने 5 साल में प्रॉपर्टी बना ली, हर मोहल्ले में एक मकान, तो संपत्ति इनकी है, तो ये देंगे कौन? अरुण थोड़ी देंगे ना, ये आयुष देंगे, जिसके नाम है वही तो देंगे। ऐसा करने का प्लान है? वाह, ऐसी प्रतिभाओं की तलाश है मुझे, पहले से टारगेट सेट है ना। हाँ, और क्या, हमने चाहत पूछी तो आपने बताया, तो ये तो अच्छी बात है ना, बहुत बड़े आए हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। प्रगतिशील कर में व्यक्ति की आय में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता है, ये कह रहे हैं। क्या होता है? होता है, तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि ये प्रगतिशील है। प्रगतिशील का मतलब जैसे आपकी आय 1 लाख रुपए है, तो कर आपसे 1 लाख रुपए नहीं लिया जा रहा है, 5 लाख हो गई तो लिया गया कितना? 10%। 10 लाख हो गई तो 30%, तो बढ़ता चला जा रहा है ना। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टैक्स स्लेब मैनेजर है, और प्रगतिशील कराधान को ही अपनाया गया भारत में, ये तो सही है। दूसरा सही, बढ़ता चला जाता है ना भाई। अंबानी जो टैक्स देते हैं उनका अलग है दायरा, और यहाँ भी जैसे कोई किसी की सैलरी 70-80 हजार रुपए है, तो 12-7-84, वो 10 लाख के अंदर है, लेकिन ये बढ़ गई, वो 1 लाख हो गई। अब जैसे 1 लाख हो गई तो 12 लाख से ऊपर, तो वो 10 से ऊपर आ गया, तो कितने % टैक्स देगा? अभी 12 लाख तक
अरे उसमें भी बड़े गेम है ना, है ना। अब वो बड़े गेम है उसमें, बड़ा अजीब है सब समझना। अब उसमें वो एटीसी और ये सब खत्म, मामले खत्म हो गया। कोई कहता बीमस बचा लो, ये कर लो, ये सब खत्म हो गया। अब वो चाहे ये कान पकड़ो चाहे ये कान पकड़ो, वो देना ही है आपको। अच्छा, गवर्नमेंट ने पूरा इसको प्राइवेट कंपनी बना दिया ना। आनुपातिक कर में कर की मात्रा असमान रहती है, आनुपातिक कर में असमान रहती है, गलत है। आनुपातिक कर में कर की मात्रा समान रहती है, समान ही रहेगी, और सभी आयों पर अलग अलग दर से कर लगाया जाता है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो इसमें डी हो जाएगा। एक दर से, करदाता की आय से इसमें कोई संबंध नहीं, है ना। जैसे ये कमा रहे 10 लाख, वो कमा रहे 15, ये कमा रहे 20, वो कमा रहे 5, मैं कमा रहा हूं 10,000 रुपया, तो सब पे कर सबको एक ही देना है कि सबको 5,000 रुपया देना है। अब मेरी तो बैंड बच गई, मैं 10,000 में से 5,000 दिए दे रहा हूँ, और ये 25 लाख कमा रहे हैं तब भी 5,000 ही दे रहे हैं। ये तो स्टूपिड टाइप का कर है ना, सही नहीं है ये। बिक्री कर किस प्रकार का कर है? पक्का? क्यों अप्रत्यक्ष कर कहा आपने? अरे यार ये परोक्ष कर है, ये गलत दिया है। हाँ, हिंदी में बताया था ना उस दिन, अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची है परोक्ष, है ना। नहीं, अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची है परोक्ष। पर ओक्ष, आंखों से परे जो हो, पर अक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। धीरू भाई, वो मुकेश अंबानी ने इस बार कितना टैक्स दिया देखा? तब कहां दिखाई दे रहा है? अच्छा, उनको दिख रहा है, अपना अपना सबको दिखता है। नहीं, ऑफिस में अभी जो वो अकाउंटेंट होते हैं उनको सबका दिखता है, वही सबका टैक्स जमा करते हैं। आप ऑफिसर बन जाओगे तो आप थोड़ी ना कुछ करोगे। ऑफिस का जो कोई बाबू बाबू होगा वो सब भर के, मैम साइन इस पे देख लीजिए एक बार, सही है सब। अरे जलवे हैं, ऑफिसर बनने के बाद बहुत सारे जलवे होते हैं, इसीलिए तो लोग रात दिन एक करते हैं। कर लोगों द्वारा किया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान है। मन करे दो, स्वैच्छिक का मतलब जैसे मेरा आज मन नहीं खाऊंगा, या मेरा रसमलाई खाने का मन है, तो ये स्वैच्छिक वाला हुआ। यदि कोई व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता है तो कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। तो स्वैच्छिक कहाँ रह गया, है ना। तो स्वैच्छिक नहीं रहेगा, डंडे पड़ेंगे, हालत मतलब बहुत दिक्कत होती है। टैक्स चोरी तो बहुत, और कई देशों में टैक्स चोरी पे मृत्युदंड दे दिया जाता है बस। हाँ तो ठीक है, तो कर सकते हैं। 7 साल को खाना ना मिलेगा। हाँ, मौर्य काल में क्या किया जाता था? मृत्युदंड। आधुनिक सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कराधान ही है, टैक्सेशन। चलो ये जल्दी हो भी गया, कहां से क्वेश्चन लाते हैं, यही सब देने पर। किसी राज्य द्वारा व्यक्ति या विविध संस्थाओं से जो अधिभार या धन लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? टैक्स ही तो होगा, टैक्स होगा या कर होगा, एक ही चीज। कर के अंदर प्रत्यक्ष कर नहीं आएगा, अप्रत्यक्ष कर कर किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्थाओं से, तुम केवल अप्रत्यक्ष ही देते हो, प्रत्यक्ष ही देते हो, ये अरे कर देते हो, बहुत सारे कर देते हो। हाँ, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाने का, ठीक है, गलत हो जाने का। गलत हो जाएगा। अरे हमको अपनी वाले बोलने दो, ये मतलब खुद की बनाई हुई भाषा है, जहां जहां मन वहां उसको जोड़ दो। ये मेरी चाय आई थी, अच्छी कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है। भारत में भूल गया मैं, भारत में कराधान की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित है। 3 प्रकार के संबंध है ना। शिवशरण बताओ कौन कौन से, आज की क्लास में ही बताया। एक है विधायी केंद्र राज्य संबंध, दूसरा है प्रशासनिक या कार्यपालिकीय, और तीसरा है वित्तीय। तो ये स्पष्ट रूप से विभाजित है ना।
बहुत सारे टैक्स है जो राज्य के द्वारा, केंद्र के द्वारा लगाए जाएंगे, राज्यों के द्वारा वसूले जाएंगे। बहुत सारे केंद्र के द्वारा जाएंगे, केंद्र के द्वारा ही वसूले जाएंगे। बहुत सारे केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे, केंद्र द्वारा वसूले जाएंगे और राज्यों में बांट दिए जाएंगे और कुछ में हिस्सा लगाया जाएगा। कराधान की दृष्टि से राज्य सरकारों के पास अपेक्षाकृत कम अधिकार है। कम है कराधान क्या, हर दृष्टि से। केंद्र तो हमारे यहाँ अविनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। हाँ बताओ क्या सही है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, सी वाला कह रहे दोनों अविनाशी हो। हाँ नहीं सही है। हाँ क्या कह रहे? हाँ किसका समझा दो भैया, बगल में ही है। तो अविनाशी हो गए ना, और दूसरा सिद्धनाथ समझाओ। हम्म हम्म और अमेरिका हो सकता है। चलो हिंदी में स्कोर, हिंदी में क्या रहा है आज का? क्या? हाँ बताओ। 19, वेरी गुड। देखो अरुण का स्कोर बढ़ने लगा। मैंने 250 ग्राम प्रसाद माना है आप सभी लोगों की स्कोर के लिए। अकेले अरुण के लिए 250 ग्राम बहुत हो जाएगा। ठीक है। हाँ आपका क्या रहा प्रदीप? एक गलत है। धर्मेंद्र 4 गलत। आपका खुशबू 21। हाँ आपका 3 गलत हो गया। स्कोर सब 21 ही है। कितना? कोई बात नहीं। आपका 23 है। अनुष्का 22। तद्भव तत्सम शब्द युग्मों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पूरा पूरा है। तत्सम इसका क्या होगा? सही पूछ रहा है ना। ये पूर्ण होता है। लेई लेपिका सही है। बकरा का बरकर होता है। वाह होता है पक्का। अच्छा वर्कर कर देते हैं, बहुत कामकाजी होता है। और शकुन का शकुन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अच्छा अरे प्रसाद सबके लिए है, आप लोग एक बार सेलेक्ट हो तो। एक तरफ आप लोग, एक तरफ तराजू में प्रसाद, सेलेक्ट हो, पैसे की तो दिक्कत ही नहीं रह जाएगी, है ना। अरे इसमें ये मान के चलो कि मंदिर के आसपास जितने लोग होंगे प्रसाद से बिल्कुल भरपेट खाएंगे। सिलेक्शन ले लो बस, उसके बाद में सब कोई दिक्कत नहीं। तद्भव तत्सम शब्द युग्मों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नेवला नकेल सही है। क्या होता है? एक नकुल दुबे मिनिस्टर थे, कहीं गलती से कह ना देना। महंगा महार्ग सही है। महावत महापात्र और मूछ का समस्त। ठीक है, समर्थ कहेंगे और क्या, समर्थ कहेंगे, समर्थ कहेंगे, समर्थ। और क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं? खुशबू बताओ क्या कहेंगे? मूछ, इनको बहुत मन कर रहा है। समर्थ, शुरू बड़ा नहीं है ना, समर्थ। तो मतलब ऐसे नहीं कहेंगे, समर्सु नहीं कहेंगे, समर्थ। हाँ समर्थ। ठीक है, नेवला का नकुल हो जाएगा, तो यही गलत है। अगला, मंडप मड़ुआ मंत्रकारी मरण, तद्भव कौन सा है इसमें? है इसमें पहला तो सही है, मंडप, मंडप सही है ना। मंत्रकारी मदारी का होता है, ये भी सही है।
मरण भी सही है, मरना का होता है। मड़ुआ क्या होता है? यस, इसी का तद्भव होता है, इसी का तद्भव होता है। माड़ो, हम लोग यहाँ माड़ो कहते नहीं है, माड़ो छाया जाता है और फिर सिरवाया जाता है ना। उसमें गाना गाते हैं शादी होती है, उड़े जाओ माड़ो, का हो गया? कोई गाना याद कराओ, उड़े जाओ मारो, का होगी, यादें नहीं आ रहा है, बहुत दिन से कोई सदी नहीं हुई है। हाँ, तो महिलाएं जाती हैं फिर वहां पे बहुत सारे नाटक करती हैं तलौआ के किनारे, है ना। उड़े जाओ भौरा माड़ो होइगे, ये गाना है हम लोगों के यहाँ का लोकल लोकगीत। उड़े जाओ भौरा माड़ो होइगे, अब होइगे उनके ले जाओ सिरवा दो। ये है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अच्छा ये वाला हो गया। अगला, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। कोठी, कोड़, कोढ़ी, कुष्ठी, तो ये तत्सम है। कोठी का, कोष्ठिका, कोड़ का, कुष्ठ, कुछ भी बस बोलते रहो, ठीक है। कुष्ठ, कुष्ठ होगा कि कुष्ठ नहीं होगा, कुष्ठ होगा, टा होगा। कुष्ठ रोग कि कुष्ठ रोग नहीं होता है, कुष्ठ रोग। कोड़ क्या होता है? शिव शरण बताओ, कुष्ठ रोग होता है कि कुष्ठ रोग होता है? एक बार करो, हो सकता है। अरे करते हैं लेकिन वो ये थोड़ी बताते हैं कि टा होगा कि ठा होगा। कुष्ठ, कुष्ठ रोग ठा ही होगा, कुष्ठ, तो इसको ठा कर दो, ठीक है। और ये जो है कुष्ठ, और ये तो है ही है कुष्ठी। अरे इसी से पता चल जाना चाहिए था ना कि कुष्ठी लिखा है तो कुष्ठ होगा, कंफ्यूजन क्यों, ठीक है। ये नीरज भी नहीं आया आज यार, कितना सूना लग रहा था इतनी देर से। हाँ, हम सोचे कि आज बड़े कम लोग आए हैं, आज क्या था? तत्सम तद्भव शब्द युग्म की विकास नहीं आया, नीरज नहीं आया, सुषमा नहीं आई, एक वो नया वाला लड़का उसका क्या, प्रदीप कहाँ चले गया, वो नहीं आया, बेसिक शिक्षा वाले। तत्सम तद्भव शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? युक्ति जुगत, ये तो सही है। युवा नया, युवा नया नहीं होता है, युवा जवान होता है। योग, जोग होता है ना। और यौवन जोबन होता है, जोबन, ठीक है। तो ए वाला सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है क्या है? लाख, लखन, लक्षण, लखन, एक कोई तत्सम है? लाख, लक्ष्य, लखन का, लक्ष्मण का लखन होता है, और ये लखन गलत है ना, ये कुछ नहीं होगा ना। लखन क्या होगा? लक्षण का लखन होता है, लक्षण इसी का लखन होता है, वैसे ही नहीं है। ये सही है, एक युग में ये बन जाएगा और एक युग ये बन जाएगा। अब क्या तत्सम है? नहीं, लखन, ठीक है। लक्षण, ऐसे आप बता रहे हो लक्षण, ये वाला, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव युग शब्द युग की दृष्टि से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुख, सुआ, सही है पक्का। सुंड, संड, सुंड संड कैसे हो जाएगा? सूण होता है, सूड़ा होगा ना, सूण हाथी का, हाथी राजा कहाँ चले, ठीक है। शुष्क, सूखा, सुकर, सुअर,
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, सकट सही है, बस सही गलत नहीं। ये जो सिर है, सिल है, सिल, सिल क्या है? ये तद्भव है। सही क्या होता है? सिला, ये वाला सिल होगा। तत्सम मतलब क्या होगा? सकट, ये तत्सम है। इसका होता है छकड़ा, सैया, सेज, तद्भव। सिर, सिर का ये सिर होता है, ये तद्भव है। छकड़ा, सकट, सकट महाराज बाबा होते हैं वो, तो उसमें छकड़ा काटा नहीं जाता है, तो सकट गाड़ी होता है। सकट कब बैठे थे उस पर? छकड़ा क्या होता है? कैसी गाड़ी होती है? देखो, छकड़ा गाड़ी होती है, ये मैंने पहली बार सुना है। बैठे हो छकड़ा पे? सशक, छकड़ा गाड़ी होती है, गधा से तो नहीं चलती है। छकड़ा, छकड़ा गाड़ी दिखाओ। बैलगाड़ी, हाँ तो छकड़ा माने जानते हो क्या होता है? छकड़ा माने क्या होता है? छकड़ा गाड़ी नहीं, छकड़ा मीन्स ढूंढो। शरण हेल्प करो। छकड़ा, ढीला ढांचा, ऐसे हो जाए, है ना, किसी का ढांचा ढीला हो जाए, धीमे चलने वाली गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी। अरे होता होगा यार, एक शब्द के कई मायने होते हैं, इतना इसमें विवाद की कोई जरूरत नहीं है। मान लो ये आएगा, छोड़ देना, 59 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, होली तद्भव है। होली का क्या होता है? होलिका, खत्री, क्षत्रिय, ये नीचे ही दिया है। हाथी, हस्ती, तत्सम क्या होगा? क्षत्रिय हो जाएगा। जी सर, होई है गुजरात में खूब यूज होती है, होती है। छकड़ा गुजरात में यूज होती है, पता नहीं, हमने तो ये वर्ड पहले, हमने भी मतलब एक वर्ड के कई मायने होते हैं, है ना। अब जैसे हमारे यहाँ, जैसे गोंडा में जाओगे तो लड़कों को क्या कहते हैं? गदारा, और लड़कियों को गदाहरी। अब गदाहरा हो सकता है कहीं और बोल कहते हैं। अब उधर चले जाओगे, लौंडा लौंडी, पश्चिम में जाओ ऐसे कहेंगे। एक दो शब्द और है जो हमारे यहाँ गाली है, गाली। पीलीभीत चले जाओ, किसी को कह दो कद्दू, मार गिरा के काट देगा तुमको, फिर कद्दू रहा बचेगा ही नहीं तुम्हारा। अब वहां गाली मानी जाती है कद्दू को, हमारे यहाँ कद्दू सब्जी होती है ना। छोकरा छोकरी, छोकड़ा छोकड़ी, तो एक शब्द के कई मायने होते हैं। और गुजरात का पेपर नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, ये जानकारी जरूरी है। अच्छा, प्रत्यविज्ञान का तद्भव रूप क्या है? क्या है बताओ, कितनी सिंपल सी बात है, पहचान, और उसके लिए प्रत्य विज्ञान। इसीलिए हिंदी रिजल्ट से गायब है, आज की वो भाषा नहीं है ना। 1000 की रिजल्ट में 10 लोग भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मतलब खत्म है बिल्कुल। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी नारा देते रहो। अब होने लगे हैं, साउथ की रिजल्ट में जरा साउथ के नाम देखो, जितने उटुंगू पटुंगू टुकुंगू नाम है वो सब, है ना, फलाने रेड्डी, फलाने सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, सारे नाम उसमें उठपटा। इस बार कुछ शुरू में रैंक में नजर आया है जो सामान्य नाम है, नहीं तो है ना जीवा रेड्डी, बातसल्या, पुंडकारी, इस टाइप के नाम होते हैं उसमें। 4-6 अक्षर तो इससे लिखने वाले, एबीसीडी शुरू हो गया है लिखने का, फिर लास्ट में एक आएगा कुछ नाम और पूरा, तो कहे हाँ खत्म, यही फिर रोल नंबर रहेगा। तो ये सब बड़ा एक गवर्नमेंट हिंदी 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 करती है और हिंदी के लिए कुछ करती ही नहीं, सर मानी चाहिए, है ना। तो ये पहचान हो गया। पड़ोसी प्रतिवेशी, पड़ोसी क्या होता है?
कैसे लिखा जाएगा? प्रतिवेशी, पहेली, प्रहेलिका, नोट कर लीजिए अगर ना आता हो। प्रहेलिका, प्रहेलिका पूछा जा सकता है, बड़े सामान्य शब्द है। धन श्रेष्ठी का तद्भव रूप, धन्ना सेठी, कहते नहीं बड़ा धन्ना सेठ बन रहे हो क्या? धनवान, धनवान का विलोम धनहीन होगा ना, ठीक है, और धनी का विलोम निर्धन होगा। अगर धनी दिया जाए तो धनी का विलोम निर्धन, निर्धन, और धनवान का धनहीन, और सेठी का, सेठी एक टाइटल होती है ना, ये इसका तत्सम रूप होगा श्रेष्ठी, है ना, और धनिक। अच्छा, कोई धनिक व्यक्ति है तो इसका विलोम क्या होगा? जैसे धनी का निर्धन, अधनिक नहीं होगा, धनिक क्या होगा? धनिक का निर्धन ही होगा ना, निर्धन ही होगा। असुंदर नहीं समझे है? हमारे हमने कोई सीरीज अभी तक नहीं बनाई, टेस्ट सीरीज ही बनाई। उपनिषद गंगा बोल रहे थे। अच्छा, कुरूप, हाँ मैंने देखा है। असुंदरता मतलब नॉर्मली नहीं कहते हैं, ठीक है, सुंदर का कुरूप होता है, लेकिन असुंदर कोई गलत नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन वही बात है ना कि अगर कोई डायरेक्ट शब्द हमको नहीं मिल रहा है तो आ, ऊ, ऊ, दूर, ये सब लगाते हैं। अब उपनिषद गंगा में है तो उसके, उपनिषद गंगा किसने बनाया है ये देखा आपने? कल देख के बताना, लेकिन अच्छा पसंद आया होगा ना, उसको सारा दिखाना। देखा था ना? अब लगा ना? इंटरेस्टेड नहीं, तब आपकी बुद्धि का विकास इतना नहीं हुआ था। उसको दिखा डालो अपनी बिटिया को, सारी देख लेगी ना, एक से एक बातें फिर बताएगी। उपनिषद गंगा है, और ये इनके मुल्ला नसीरुद्दीन के जितने किस्से हैं, पंचतंत्र की जितनी कहानियां हैं, ये सब आप लोग देख डाले ना तो निबंध ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, रत्नाकर, वो याद हो जाएगा। पहला ही एपिसोड है वो ना, सेकंड एपिसोड है। जब जैसे खाली समय हो तो ये सब देखो, है ना। अब वो भोजपुरी में तो वही लहंगा चुनरी, है ना, चोलिया, गजरा, इसके अलावा बाहर वो निकल ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। तत्सम तद्भव शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? दंत धावन, दतून, दंड दंका। दंड को क्या कहते हैं? डंडा, ठीक है, तो ये गलत है, बी आंसर हो जाएगा। द्विप्रहरी दोपहरी, और द्विपट दुपट्टा। दुपट्टा दो तरफ से इसे ओढ़ा जाता था ना, ऐसे करके। अब तो लोग फैशन में एक ही तरफ रख के चल देते हैं, है ना, लेकिन उसका सही तरीका ये है, ठीक है। हाँ। तांबूलिक शब्द का तद्भव क्या होता है? तमोली, तमोली पान की दुकान लगाते हैं ना। बाकी सब सही नहीं है सब। तत्सम तद्भव शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ज्योति ज्योत, बताओ, ये सही है। जन्म जन्म सही है। जंग जंघा जांग, जीर्ण, जीर्ण का चदरिया झीनी रे झीनी, झीना, है ना, जीर्ण है यानी कि झीना है। चदरिया झीनी रे झीनी मतलब कमजोर हो चुकी है। यहाँ पे जो भक्त है वो नई चादर की डिमांड कर रहा है? हाँ, अच्छा, ये चादर है। हाँ। आज हमको ये सुना रहे थे कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, यानी कि मंदिर मन में ही बना हुआ है, अलग मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है। हाँ, ठीक है। शिष्य का तद्भव शब्द है, कौन सा होगा? ये वाला। शिष्य। अच्छा चलो, पर्यायवाची बताओ शिष्य के, एक एक पर्यायवाची सब लोग बताओ फटाफट।
छात्र और शिष्य पर्यायवाची में चल जाएगा, लेकिन और अच्छा बताओ। शागिर्द होता है ना, विद्यार्थी, और मुरीद, अनुगामी, चेला, है ना। अब कोई फिर लगा देना, है ना। एक शब्द होता है चट्टा, शिष्य का चट्टा। मुरीद मैं बोल चुका हूं, चट्टा। और अगर चोट्टा कर दिया जाएगा तो चोर हो जाएगा, है। बचपन में हमारे क्लास में एक लड़की की रबड़ गायब हो गई और दूसरी लड़की की उसमें मिली, तो बड़ी चुट्टिन हो, हमारा रबड़ चुरा लियो, है ना। बात झोटा में चौवर जो हमका चुट्टिन का हो तुम, है ना। तुम चुट्टिन, तुम्हारा खानदान चुट्टिन, ऐसे हमका चुट्टिन करो। तो फिर हम नहीं, तुरे बाप चुट्टिन। अब बाप के नाम न लियो। अच्छा, बाप के नाम पे तो बाप चुट्टा, मतलब भड़क जाते हैं। बाप बहुत तलवारें चल जाती है। बचपन में हमने देखा लड़ाई होती थी छोटे छोटे बच्चों में, तो वो कुछ नहीं करते थे। मुरहा बच्चे खाली जिससे लड़ाई हो रही उनके नाम ले लेते थे बाप का। बाप कहते तेरी ऐसी की ऐसी, पटकी पटका हुआ, अबे खून खच्चर, दो चार 10 बाल उनके हाथ में। और तगड़े मुरहे बच्चे होते थे तो नाड़ा निकाल लेते थे, है ना। अब वहां गांव में जैसे वैसे आप बताओ, अगला पकड़े हुए घूम रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं 5-5 साल के, है ना। अब वैसे है। और एक त्योहार होता है गुड़िया, जानते हो, उसमें गुड़िया पीटी जाती है। महिलाओं को उसका बहिष्कार करना चाहिए। महिला सब गुड़िया होती है हम लोग यहाँ, उसमें गुड़िया बनाई जाती है और उसको जो जाता है, फिर लड़के पीटते हैं। लड़कियां गुड़िया डालती है और लड़के पीटते हैं, मतलब अपने आप ही खुद को पिटवाती है। हाँ, होता है हमारे यहाँ। अरे उसका रीजन बताएंगे, बहुत गलत है। अब उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं वो बढ़िया दांव रखे रहते हैं। बस एक आध लड़के जिससे दुश्मनी होगी पीछे से हुल्ला मार के उनको गिरा देंगे, दे दरिद्रा पीटने। अब वहां अंधेरे में कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, वहां कोई लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी रहती है, बदला चुका लेते हैं, है ना। बहुत बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, रह गया, सब कुछ थोड़ी हो पाएगा। संकर शब्द का अर्थ क्या है? विदेशी तद्भव दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना, है ना। ये परिभाषा पूछ रहा है, तो यहाँ परिभाषा के हिसाब से पूछ रहा है ना। तो संकर के और विदेशी शब्द, तो विदेशी शब्द एक कैटेगरी अलग है, संकर शब्द की अलग है, तद्भव की अलग है, तत्सम की अलग है। ये एक कैटेगरी है। हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा बताओ, ठीक है। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे एक शब्द है रेल, ये कैसा शब्द है? अंग्रेजी का, और इसमें लगा दिया गया गाड़ी, ये संकर शब्द हो गया। कैसा शब्द हो गया? संकर शब्द। जी आ रहा हूं, शिव शरण बताएं। पापा इनका घुमा घुमा ये इनके घर की आवाज आ रही है, उधर से माइक लाओ कर सकते हैं और वो लोग बोल सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी, ऐसे और शब्द है। हाँ? बस स्टेशन दोनों वो हो गया। बस अड्डा, बस अंग्रेजी का है, अड्डा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे और भी हो सकते हैं। मच्छर दानी, वो दूसरी भाषा का है, वो दूसरी भाषा का है, हो गया। SP1 SP2 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द। चलाओ न नैनो से बाढ़ रे, नैन, ये तद्भव है। नव्य तत्सम है, इसका नया होता है। निंद्रा तत्सम है, इसका नींद होता है। नयन तद्भव है, इसका नयन होता है। हम्म, अरे लोचन का नयन, वो तो पर्यायवाची की बात आप कर रहे हो।
नयन तत्सम हो जाएगा, नयन तत्सम नहीं होगा। हाँ, नयन को नयन लिखा जाएगा, ये भी तो तत्सम है। वो भी सही है, आप जो कह रहे हो ये भी सही है। नयन तत्सम है कि नहीं है? बस बस ठीक। तत्सम फंदा का, पास का है, पास का ही फंदा का भी तो पास होता है। हाँ, ये पद्म होता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। और परख, पर इच्छा। है ना, जैसे कहते हैं पास के बहुत सारे उदाहरण है, साहित्य में मिलते हैं। पास, पास ये सही होगा, ये वाला सही होगा? सर्च करो पास, इनमें तो पास पास आएगा। नाक पास, वही में। रस्सी से बनाया गया घेरा, ये पास होता है। ठीक है, यही पास होगा, ये स्पेलिंग गलत है इसकी। मोह पास, नाक पास, मोह में फंसा लेना, है ना। नाक पास, ये पास की स्पेलिंग सही कर लीजिए, ये पास होगा, ये गलत है। अब आज कौन भेजेगा क्वेश्चन, बताओ, कोई भेजो। पास, ये पास, पास होगा। घरनी का तत्सम रूप सिंपल सा है, गृहिणी होगा, है ना। घर का गृह होगा, घेरा का वलय होगा। मुझे घरेतिन, है ना। शुक्ला का शुक्लाइन, बर्मा का बनिया बर्माइन, बर्मा जी। बनिया का, अरे बनियाइन होगा, लेकिन बनियाइन पहनी भी जाती है ना। ठीक है ना, हमारे साथ कुछ बनिया लड़के पढ़ते थे, तो उसमें ऐसे ही कहा जाता था। लेकिन ये सब नहीं कहना चाहिए, हम लोग बड़े हो गए, ये सब कहने का क्या मतलब है। छोटे थे तब मतलब था गायक का तद्भव गवैया, ठीक है। और विलोम गायक का गायिका, गायक का गायिका नहीं होगा, लिंग के हिसाब से हो नहीं जाएगा। और दूसरा गायक का, गायक का विलोम बताओ। हाँ, गायक का गायिका ही होगा, और क्या होगा। तत्सम तद्भव, सुमिलित नहीं, कर्तव्य का कर्तव्य गायक का सिंगर क्या बात है, कर्तव्य का कर्तव्य सही है, कंकड़ का कंगन सही है, किंचित का कुछ सही है। कैवर्त का केवट होता है, केवल नहीं होता है, केवट। तो ये गलत है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपालंब का तद्भव, उलाहना, उगाड़ना, उद्घाटन, ये तद्भव है, ये तत्सम है आपस में। हाँ, उगाड़ना का उद्घाटन। अब से कहते हैं आज उगाड़ेंगे, अब बताओ कौन सा होगा, हम क्यों बताएं, कौन सा तुमको तद्भव लग रहा है इसमें। हाँ, तत्सम है ये तद्भव है, ये तद्भव। अब हम मंत्री जी आज उगाड़ेंगे, फला डेट में उगाड़ेंगे, ऐसे कभी कहना में तत्सम तद्भव सब युग की दृष्टि से कौन सही सही सुमेलित नहीं है।
अमृत का अमीय सही है, अंध का अंधा भी सही है, अग्रणी का अगुआ भी सही है। अद्य का यद्य नहीं होगा, अद्य का आज होता है, आज। ठीक है, आज का पेपर बहुत बैलेंस था। पेपर ऐसे ही आता है, आता ऐसे ही है, हम प्रैक्टिस कैसी भी कराएं, वो तो बहुत सारे कठिन कराएंगे, कुछ कंफ्यूजिंग कराएंगे, कुछ पेपर ऐसे ही आता है। इसमें पुराने क्वेश्चन भी बहुत कम है, नए ही ज्यादा है, लेकिन ऐसे ही पेपर आता है। आरती का आधे लोग तो करने ही छोड़ देंगे, कौन आर आरती का करेगा? कुछ सिंपल बताओ, आर आरती का। ठीक है, और आरत का मतलब क्या होता है? पीड़ित। तो आंतरिक घबराया हुआ, परेशान, संकटग्रस्त, ये आरत होता है। और एक शब्द होता है आढ़त। आढ़त, आड़ती होते हैं ना, जो लोग मंडियों में किसी भी चीज की आड़त, जैसे फल की, सब्जी की, हाँ, थोक थोक लेते हैं और थोक में ही लगभग बेचते हैं वो। जैसे मंडी जाओगे संतरा लेने तो 20 किलो की पेटी देंगे, मतलब एक जितना रखा रहेगा केन में। अंगूर 20 किलो, हाँ, मतलब सस्ता तो देंगे। कुछ पसेरी चलता है, जैसे आलू एक पसेरी नीचे नहीं मिलेगा, टमाटर आधे पसेरी नीचे नहीं देंगे। हाँ, हाँ, ढैया भाई, ढैया। ठीक, तो आज की बकवास यहीं पे समाप्त होती है। अगली बकवास के लिए आप प्रतीक्षा करें, कल उघाड़ा जाएगा। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच। टेस्ट करके तब आया करिए आप लोग, जो लोग नए शामिल हुए हैं।